हेलो हेलो हेलो, मैं बाके बिहारी कॉन्सेप्टोनॉमिक्स में आप लोग का स्वागत करता हूं। आज हम लोग इन्फ्लेशन का पार्ट 4 देखेंगे। ठीक है, पार्ट 1 टू 3 में हम लोग ये सारे चीज़ कवर कर लिए हैं। तो अगर आपको इधर कोई कन्फ्यूज़न है तो पार्ट 4 देखिए। आज इम्पैक्ट्स ऑफ इन्फ्लेशन देखेंगे। यहाँ से यूपीएससी, दूसरे स्टेट पीसीएस भी बार बार क्वेश्चंस पूछ चुके हैं। इस सेशन के बाद आप लोग इसमें कभी गलती नहीं करेंगे अगर आप पेन पेपर लेकर बैठेंगे और सही से इसको टॉपिक्स को रिवाइज करेंगे। इससे पहले कि हम लोग आज का थीम शुरू करें, इस क्वेश्चन को बनाने का ट्राई कीजिए। ठीक है, पहले हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व भी कर चुके हैं। तो इकोनॉमिक ग्रोथ इज यूजुअली कपल्ड विथ, यूपीएससी 2011 में पूछा था। ठीक है, कमेंट में बताइए इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है बट कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी चाहिए। इम्पैक्ट्स ऑफ इन्फ्लेशन इंपॉर्टेंट इसलिए भी है, एक तो इसलिए इंपॉर्टेंट है कि यूपीएससी पूछता है, दूसरा ग्लोबली इकोनॉमी के लिए ये एक इनमी नंबर 1 है, ऐसा आईएमएफ बोलती है। तो क्या इन्फ्लेशन का कोई फ़ायदा नहीं है, क्या इन्फ्लेशन में किसी को फ़ायदा नहीं होता है, ये सब देखेंगे। बट देखने से पहले एक फंडा आप फिर से एक बार आपको रिवाइज करवा देते हैं, क्योंकि इसका ज़रूरत पड़ेगा अभी। इन्फ्लेशन और परचेजिंग पावर का इफेक्ट क्या होता है। लेट्स से कि 10 रुपया था 2010 में, 10 रुपया से आप 2 समोसा खरीद पाते थे। 2025 में 2025 में इसी 10 रुपया से आप एक ही समोसा खरीद पाते हैं। 10 रुपया तो यही है। इसका क्या मतलब हो गया कि 10 रुपीज़ का जो पावर टू परचेज थिंग्स है वो रिड्यूस हो गया। ठीक है, तो इंक्रीज इन इन्फ्लेशन के साथ परचेजिंग पावर, जो खरीदने की क्षमता होती है पैसे की, वो घट जाती है। ठीक है, तो पैसा सेम है बट लेस अमाउंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, तो लूज परचेजिंग पावर अगर लॉस होता है इन्फ्लेशन के साथ, तो अब देखते हैं कि लूज कौन कौन करेगा। ठीक है, चलिए, इम्पैक्ट ऑफ इन्फ्लेशन ऑन फिक्स्ड इनकम अर्नर्स। भैया देखो, जो अगर कोई फिक्स्ड इनकम अर्नर है, कोई अगर पहले भी 10 रुपया कमा रहा था, ठीक है, 2010 में भी 10 रुपया कमा रहा था, 2025 में भी कोई 10 रुपया कमा रहा है, ठीक है, तो उसका 10 रुपया तो सेम है। बट 2010 में वो 2 समोसा खरीद पा रहा था, 2025 में 1 समोसा खरीद पा रहा है। मतलब परचेजिंग पावर जो उसका फिक्स्ड इनकम है वो रिड्यूस हो गया, उसके परचेजिंग उसके इनकम का। तो इन्फ्लेशन में जो भी फिक्स्ड इनकम अर्नर है, जिनका भी इनकम इन्फ्लेशन से फास्ट रेट से इंक्रीज नहीं कर रहा है, वो सब लूजर्स होंगे। ठीक है, तो परचेजिंग पावर ऑफ फिक्स्ड इनकम विल रिड्यूस, तो फिक्स्ड इनकम अर्नर्स आर लूजर्स। ये एक बेसिक की कॉन्सेप्ट है। ठीक है, जो भी फिक्स्ड इनकम अर्नर है वो लूज करेगा। अब या तो यूपीएससी आपसे सीधे पूछेगा कि फिक्स्ड इनकम अर्नर जो है लूज करेंगे या विन करेंगे, या परचेजिंग पावर इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। ये हो गया कि आपसे फिक्स्ड वो कॉन्सेप्ट चेक कर रहा है। बट कभी कभी आपसे वो चेक करेगा कि आपको पता भी है क्या कि फिक्स्ड इनकम अर्नर हैं कौन लोग। ठीक है, और अभी तक यूपीएससी जो क्वेश्चन पूछा है वो ऐसे ही चेक कर रहा है, सीधे नहीं पूछा फिक्स्ड इनकम। तो देखिए, हु आर फिक्स्ड इनकम अर्नर्स, सैलरीड एम्प्लॉइज हुज वेजेज आर नॉट इन्फ्लेशन इंडेक्स्ड, जिनका वेज ऐसा नहीं है कि इन्फ्लेशन के साथ बढ़ता है, जो सरकारी नौकरी में नहीं है। अगर आप एग्जाम क्रैक कर लेंगे तो आपको डीए मिलेगा, डीएनएस अलायंस, तो आपका सैलरी जो है वो इन्फ्लेशन इंडेक्स्ड हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर कोई किसी का सैलरी इन्फ्लेशन इंडेक्स नहीं है, मोस्टली प्राइवेट सेक्टर में नहीं होता है, तो ऐसे लोगों का सैलरी जो है वो फिक्स्ड है, इन्फ्लेशन कुछ भी हो उतना ही सैलरी है, तो वो लूज करेंगे। जो डेली वेज अर्नर है उनका भी लगभग इन्फ्लेशन के साथ नहीं बढ़ता है जनरली, तो वो भी लूजर है। मनी लेंडर, ये दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो मनी लोन पे दे रहा है, ठीक है, जो लेट्स से कि 10 रुपया लोन पे दे रहा है, 100 रुपया 10% के इंटरेस्ट पर, फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट पर, तो उसको तो 110 रुपया ही मिलना है, 1 साल के बाद उसको 110 रुपया ही मिलना है। तो इसका भी जो मनी लेंडर है, जो लोन दे रहा है, ठीक है, वो भी फिक्स्ड इनकम अर्नर ही है। ठीक है, तो उसको भी लॉस ही होगा। कैसे होगा हम लोग डिटेल में अभी देखेंगे, बट ओवरऑल समझिए कि परचेजिंग पावर, इस 110 रुपया का परचेजिंग पावर 1 साल के बाद घट जाएगा अगर इन्फ्लेशन होगा तो मनी लेंडर, लेंडर्स आर लूजर्स, ये अच्छे से याद रखिए। ठीक है, लेंडर्स आर लूजर्स इन केस ऑफ इन्फ्लेशन, ये आपको याद रखने में हेल्प करेगा। ठीक है, LL है, लेंडर्स आर लूजर्स। विन कौन करता है, इसका उल्टा, जो बोरोअर है, जो बोरोअर और डेब्टर है वो विन करता है, वो विनर है इन्फ्लेशन के केस में। कैसे है वो विनर, आप लोग बताइए कमेंट में। लेंडर कैसे है लूजर, वो तो हम अभी आपको बताएंगे। ठीक है, तो मनी लेंडर्स आर फिक्स्ड इनकम अर्नर, तो ये भी लूज करेगा। बॉन्ड होल्डर, देखिए टेक्निकली लोन देना और बॉन्ड ऑन करने में थोड़ा सा डिफरेंस है।
इसको हम लोग जब मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट देखेंगे तब देखेंगे। बट मोटा मोटी जो है वो बात वही है। बॉन्ड होल्डर का भी वही होता है कि बॉन्ड होल्डर जो है, जो भी बॉन्ड इशूअर है, उसको पैसा देता है और बदले में एक फिक्स्ड टाइम के बाद उसको एक फिक्स्ड इनकम मिलता है। ठीक है, तो बॉन्ड होल्डर भी फिक्स्ड इनकम अर्नर ही होता है। ये दोनों का दोनों जो है वो इन्फ्लेशन में लूज करेगा। ठीक है, तो ये सब लूजर हैं इन केस ऑफ इन्फ्लेशन। इसको लिख लीजिए। ठीक है, यहाँ से सीधे सीधे आपसे सवाल पूछा जाएगा। ठीक है, अब एक बार थोड़ा इंटरेस्टिंग वे में देख लेते हैं कि लेंडर लूज कैसे करता है। इम्पैक्ट ऑफ इन्फ्लेशन ऑन लेंडर इफ इंटरेस्ट रेट इज फिक्स्ड। ठीक है, तो लेट्स से कि लेंडर 100 रुपीज़ देता है 20% पर एनम के रेट पर 2024 में। एक साल के बाद उसको 120 रुपया मिल जाता है। ठीक है, क्या लेंडर को प्रॉफिट हो रहा है? आप देख रहे हैं कि ये तो 100 रुपया दिया और इसको मिल रहा है 120 रुपया। तो ऊपर ऊपर से ऐसा लग रहा है कि इसको 20 रुपया का फ़ायदा हुआ। क्या एक्चुअली में फ़ायदा हुआ? ये डिपेंड करता है। डिपेंड किस चीज़ पे करेगा कि क्या इंटरेस्ट रेट फिक्स्ड है। अगर तो इंटरेस्ट रेट फिक्स्ड है, ठीक है, तो फिर आप अभी देखेंगे कि वो लूज़ करेगा। क्यों? क्योंकि आप, चलो अभी आपको यहाँ पर दिखाते हैं। ठीक है, लेट्स से कि केस ऑफ 30% इन्फ्लेशन हो गया लेंडर। तो इन्फ्लेशन लेंडर जो है वो 100 रुपीज़ दे रहा है। कब? 2024 में 100 रुपीज़ दे रहा है। ठीक है, तो अगर 30% का इन्फ्लेशन फेस कर रहा है इकोनॉमी उस टाइम में, तो ये 100 रुपीज़ का परचेजिंग पावर 2025 में कितने के बराबर होगा? 130 रुपीज़ के बराबर होगा। ठीक है, ये दोनों का परचेजिंग पावर सेम होगा। ठीक है, 100 रुपीज़ इन 2024 विल हैव सेम परचेजिंग पावर एज 130 रुपीज़ इन 2025। इस बात को आपको समझ के रखना है। ठीक है, अब आप बताइए कि भाई उसको 2025 में कितना मिल रहा है? 2025 में अगर हम यहाँ देखें, 2025 में वो रिटर्न कितना कर रहा है? केवल 120 रुपया उसको रिटर्न कर रहा है। तो दे रहा है 100 रुपीज़। अगर 130 रुपीज़ रिटर्न होता तो नो प्रॉफिट नो लॉस का गेम था, बट उसको एक साल के बाद 120 ही मिल रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब 120 रुपीज़ का जो परचेजिंग पावर है ना 2025 में, वो कम है। ठीक है, इन कंपैरिजन टू 100 रुपीज़ का परचेजिंग पावर जो 2024 में था। ठीक है, तो ये तो इसलिए लूज़र है। तो आप देख रहे हैं 100 रुपीज़ 2024 में 100 रुपीज़ से वो पूरा बास्केट खरीद लेता, बट 120 रुपया से 2025 में वो इतना ही बास्केट खरीद पाएगा, कम बास्केट खरीद पाएगा। क्यों? क्योंकि पूरा बास्केट का दाम तो 130 रुपया हो गया है बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन। ठीक है, तो आप क्लियरली देख रहे हैं कि बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन जो लेंडर है, ठीक है, उसको कम पैसा मिल रहा है इन टर्म्स ऑफ परचेजिंग पावर। ठीक है, तो वो लूज कर रहा है। लेंडर्स आर लूजर्स। इस फंडा को अच्छे से ध्यान रख लीजिए। चलिए अब आप ये सवाल बनाइए, फिर से एक पॉज कर दीजिए, पॉज करके सोच लीजिए और फिर देखिए। ठीक है, आंसर लिखने के बाद देखिए, क्योंकि आप बस अगेन हम बार बार बोलते हैं कि अगर आप बस सुनेंगे ना तो आपको एक फॉल्स सेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग आएगी। जब तक आप लिखेंगे नहीं, जब तक आप क्वेश्चन खुद से सॉल्व नहीं करेंगे, तब तक आपका वो रियल लर्निंग नहीं होगा। तो ऐसा कीजिए। ठीक है, पॉज करके आंसर बता दीजिए, फिर देखिए। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। 1, इन्फ्लेशन बेनिफिट्स द डेब्टर। देखिए अभी हम लोग क्या बात किए थे कि लेंडर जो है वो लूज करता है इन टर्म्स ऑफ इन्फ्लेशन। ठीक है, और बोरोअर जो है, बोरोअर और डेब्टर एक ही चीज़ है भैया। देखो ये भी देख लो कि टर्म्स भी क्लैरिटी होना चाहिए। ठीक है, जो बोरोअर है वही डेब्टर है, वही तो डेब्ट में है ना। कर्ज तले जो दबा है वो कौन? जो कर्जा लिया है। तो बोरोअर और डेब्टर एक चीज़ है। तो बोरोअर जो है वो विनर है अगर इन्फ्लेशन होता है तो, इन केस ऑफ इंक्रीज इन इन्फ्लेशन। तो क्या बोल रहा है? इन्फ्लेशन बेनिफिट्स द डेब्टर। बिल्कुल सही बात है। तो 1 तो बिल्कुल सही है। इसका मतलब ये तो हो ही नहीं सकता, ये हो ही नहीं सकता। ए और सी में से कोई एक होगा। दूसरा, इन्फ्लेशन बेनिफिट्स द बॉन्ड होल्डर। हम लोग अभी भी क्या बात किए थे कि लेंडर जो है और बॉन्ड होल्डर जो है वो लगभग एक तरह का रिस्क ले रहा है। ठीक है, लेंडर एंड बॉन्ड होल्डर ये एक तरह के प्राणी हैं, एक तरह का रिस्क ले रहा है। बॉन्ड होल्डर जो है वो पैसा ले नहीं रहा है। बॉन्ड होल्डर कौन है? वो बॉन्ड होल्ड इसलिए कर रहा है क्योंकि वो किसी को पैसा दिया, बदले में उसको बॉन्ड मिला। बॉन्ड इज लाइक अ सर्टिफिकेट। ठीक है, रसीद दिया। ठीक
ठीक है। तो बॉन्ड होल्डर एक्चुअली में लेंडर ही है, ठीक है। तो बॉन्ड होल्डर, ये दोनों देख रहे हैं अलग अलग ऐसे लिख रहा है वो, लेकिन आपको समझना चाहिए कि बॉन्ड होल्डर जो है वो एक्चुअली में लेंडर है। तो इन्फ्लेशन बेनिफिट्स द बॉन्ड होल्डर, नो, बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि लेंडर जो है वो तो लूजर है, बॉन्ड होल्डर ये दोनों तो लूजर है, ठीक है। तो 2 गलत है, 2 गलत है, आंसर हो गया ए, 1 ओनली। तो टर्म्स कौन क्या है बिल्कुल क्लैरिटी होना चाहिए। पता चला आपको सब आता था फिर भी आप गलत करके आ गए, ठीक है। तो इसमें कोई होपफुली आपका फंडा क्लियर हो गया होगा। कोई डाउट है, समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट में बताइए, ठीक है। या कोई और चीज़ आपको लग रहा है कि कुछ और डिस्कस हो जाना चाहिए था तो उसको ही बता दीजिए। आपको कुछ और पहले से डाउट है वो भी बता दीजिए, या तो हम कमेंट में रिप्लाई कर देंगे, या नहीं तो अगर कोई ऐसा टॉपिक होगा तो फिर उस पर वीडियो ही नया बना देंगे। चलिए भाई, ये क्वेश्चन बताइए, ये इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। जो यूपीएससी पूछा है इससे पहले सालों में उसी पर बेस्ड है, ये यूपीएससी का क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन तो बना हुआ क्वेश्चन है, ये सिंपल एमसीक्यू है, पीवाईक्यू नहीं है, बट सॉल्व कीजिए। कंसीडरिंग एवरीथिंग एल्स रिमेनिंग द सेम, सब कुछ सेम है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस यू मे गेन बाय लार्ज इंक्रीज इन इन्फ्लेशन। अगर इन्फ्लेशन इंक्रीज होता है, अगर इन्फ्लेशन इंक्रीज होता है तो विन कौन करेगा, हु आर द विनर्स, ये पूछ रहा है। पहला, यू बोरोड मनी एट फिक्स्ड इंटरेस्ट। भैया हम लोग पहले देखे थे कि जो लेंडर है वो लूजर है। अगेन पॉज करके पहले आंसर खुद से निकाल लीजिए, ठीक है, फिर चलाइए, ऐसा ना हो कि आप फिर बस देख रहे हैं। तो जो लेंडर है वो लूजर है, ठीक है। तो जो बोरोअर है ना वो तो विनर है, बोरोअर विनर है, ठीक है। तो यू बोरोड मनी एट फिक्स्ड इंटरेस्ट, तो यू आर विनर, ठीक है, 1 तो सही है बिल्कुल। यू बॉट ए बॉन्ड विच पेज फिक्स इंटरेस्ट। भैया देखो, यू बॉट ए बॉन्ड, आप बॉन्ड बाई कर रहे हो, ठीक है। अब आप अगर, चलो यहाँ से देखते हैं क्योंकि इससे आसान एक हमको लग रहा है, ये चौथा वाला देखो, यू अर्न ए फिक्स्ड इनकम। भाई अगर आप फिक्स्ड इनकम अर्न कर रहे हो तो ये तो सीधे ही गलत है ना भाई, ठीक है। क्योंकि अगर आप पहले देखें हैं कि फिक्स्ड इनकम जो भी अर्न कर रहा है उसका परचेजिंग पावर घट रहा है, वो लूजर है, ठीक है। तो चौथा तो जहाँ पर है वो उसको हटा दो, ठीक है। तो अब ये इतना बच गया। अब बताओ, यू बॉट ए बॉन्ड विच पेज फिक्स्ड इंटरेस्ट, which pays fixed interest, you bought a bond। अगर आप बॉन्ड बाई कर रहे हो तो आप कौन हो भाई, आप बॉन्ड होल्डर हो, ठीक है, यू आर बॉन्ड होल्डर, और आपको फिक्स्ड इंटरेस्ट मिल रहा है। तो जो भी जिसको भी फिक्स मिल रहा है कुछ भी चीज़, वो इन्फ्लेशन में लूज करता है, ठीक है। जिसको भी फिक्स मिल रहा है कोई भी इनकम, इन्फ्लेशन में वो लूज करेगा, ठीक है। तो दूसरा भी गलत है क्योंकि सवाल क्या बोल रहा है, गेनर। तो 2 हटा दो भाई, जहाँ 2 है वो हटा दो। अब हमको चेक करना है, बहुत टाइट क्वेश्चन है, कोई एलिमिनेट नहीं हो रहा है भाई, ठीक है। चलो तीसरा वाला देखो, यू गेट पेड फॉर एन ऑनलाइन फॉरेन इंटर्नशिप इन डॉलर्स। भाई ये तीसरा थोड़ा ट्रिकी है क्योंकि थोड़ा इनडायरेक्ट चीज़ है। क्यों इनडायरेक्ट है, क्योंकि देखो आपको एक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, इसे तो हम लोग बाद में देखेंगे, कल वाले में देखेंगे, कल वाले वीडियो में देखेंगे। आपको पता होना चाहिए कि, सॉरी आज के में ही आगे देखेंगे कि जो अगर इन्फ्लेशन इंक्रीज होता है ना तो मनी वीक होता है, ठीक है, मनी का तो रुपी जो है वो रुपी वीक होता है, इन एक्सचेंज रेट विज़ डॉलर जो है वो रुपी वीक होता है या रुपी डिप्रिसिएट होता है, ठीक है, क्योंकि परचेजिंग पावर तो घट रहा है ना। तो अगर इन्फ्लेशन इंक्रीज हो रहा है तो रुपी का परचेजिंग पावर घट रहा है, तो इंटरनेशनल मार्केट में भी जो है वो रुपी डिप्रिसिएट होता है इन टर्म्स ऑफ डॉलर या अदर करेंसीज, ठीक है। अब आपको देखना है कि अगर रुपी वीक होगा और आपको लेट्स से कि रुपी पहले $1 में 40 रुपीज़ था, ठीक है, और अब जो है $1 में लेट्स से 80 रुपीज़ हो गया है। ऐसे तो रियलिटी में 87 हो गया है, बट चलिए ठीक है। तो $1 में अगर 40 रुपीज़ पहले था और यहाँ से $1 में 80 रुपीज़ हो गया, ठीक है, लेट्स से बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन रुपी वीक हो गया। तो आपको फ़ायदा किस चीज़ में है, क्योंकि आपका पेमेंट किस में हो रहा है, यू गेट पेड फॉर एन ऑनलाइन फॉरेन इंटर्नशिप इन डॉलर। आपका पेमेंट तो डॉलर में हो रहा है। पहले आपको $1 मिलता था तो आपको बस 40 रुपया कमाते थे आप, ठीक है, इंडिया में। अब आपको $1 का कमाई हो रहा है तो आप 80 रुपया कमा रहे हैं, आपके बल्ले बल्ले हो गए। तो तीसरा जो है वो सही हो गया, ठीक है। तो अगर रुपी डिप्रिसिएट करता है ना, अपना वैल्यू लूज करता है डॉलर के कंपैरिजन में,
तो जिसको भी डॉलर में पेमेंट मिल रहा है और वो इंडिया में रह रहा है उसके मजे आ गए, ठीक है। तो 1 और 3 सही है। सी, कितने लोग का सही हुआ बताइए, अगर आपका सही हुआ तो बताइए, गलत हुआ तो बताइए क्यों गलत हुआ, ठीक है। चलिए, तो एक चीज़ तो हम लोग देख लिए भाई कि जो भी फिक्स्ड इनकम अर्नर है उसको इन्फ्लेशन से लॉस होगा, और फिक्स्ड इनकम अर्नर कौन है वो भी हम लोग देख लिए। अब ये बताइए इम्पैक्ट ऑफ इन्फ्लेशन ऑन सेविंग रेट, ठीक है। अब हम अगेन एज्यूम करते हैं कि इनकम सेम है या स्लोअर रेट पर ग्रो कर रहा है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि इन्फ्लेशन 5% से ग्रो कर रहा है, आप एकदम स्टार परफॉर्मर हो, आपका इनकम डबल हो गया, तब तो सेविंग रेट इंक्रीज हो सकता है। बट इन जनरल अगर क्वेश्चन में पूछता है तो वो ये मान के चलता है कि आपका इनकम सेम है। अब बताइए, देखिए सेविंग मतलब क्या हो गया भाई, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर। अब अगर इन्फ्लेशन होगा तो क्या होगा, इन्फ्लेशन होगा तो एक्सपेंडिचर इंक्रीज तो करेगा, क्योंकि परचेजिंग पावर तो बढ़ गया, परचेजिंग पावर तो आपका घट गया ना पैसे का, ठीक है। वही दाल रोटी खरीदने में आपका ज़्यादा खर्चा होगा अगर इन्फ्लेशन हो गया तो क्या मतलब हुआ, और इनकम मोस्टली सेम है, ठीक है। तो फिर इसके कारण क्या होगा, सेविंग डिक्लाइन करेगा, ठीक है, सेविंग रिड्यूस होगा। ये कॉन्सेप्ट भी समझ के रखिए, सीधे सीधे यूपीएससी या कोई भी स्टेट पीसीएस पूछ सकता है, ठीक है। अगला देखिए, इंपैक्ट ऑफ इन्फ्लेशन इन इंडिया ऑन एक्सचेंज रेट ऑफ रूपी, ठीक है। अभी जो हम एक सवाल बनाए थे देख रहे थे वो इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड था कि अगर इंडिया में इन्फ्लेशन इंक्रीज हो रहा है तो रूपी का एक्सचेंज रेट क्या होगा। भाई एक चीज़ देखो, अगर इंडिया में इन्फ्लेशन इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ कि अगर मान लो कि इंडियन एप्पल पहले 1 केजी एप्पल जो है वो लेट से कि 100 रुपीज़ में मिल रहा था, ठीक है। अब 1 केजी एप्पल जो है वो कितने में मिल रहा है, अब 1 केजी एप्पल लेट से कि 200 रुपये में मिल रहा है, ठीक है। तो इन्फ्लेशन के कारण क्या हो रहा है, इस एप्पल का दाम काफ़ी बढ़ गया, मतलब परचेजिंग पावर रुपी का घट गया। सेम कॉन्सेप्ट है, ठीक है, परचेजिंग पावर घट गया। तो रुपी का अगर परचेजिंग पावर रिड्यूस हो रहा है ना, तो इसका मतलब एक्सचेंज रेट जो होगा, बाकी हर चीज़ अगर सेम है, ठीक है, कंसिडरिंग एवरीथिंग एल्स इज कांस्टेंट, डॉलर वॉलर का सब सेम है, वहाँ पर कोई चेंज नहीं हो रहा है, तो फिर हम उस टाइम की बात बोल रहे हैं। तो परचेजिंग पावर क्या होगा, रुपी का अगर रिड्यूस होगा तो एक्सचेंज रेट ऑफ रुपी क्या होगा, या इसका रुपी डिप्रिसिएट करेगा, डिप्रिसिएशन ऑफ रुपी, ठीक है। मोटा मोटा याद रखने के लिए आप ये समझ लो कि भाई अगर अपने देश में ही रुपया कमज़ोर हो रहा है इन्फ्लेशन के कारण, परचेजिंग पावर लूज कर रहा है, तो दूसरे करेंसीज के कंपैरिजन में भी वो कमज़ोर ही हो रहा है, डिप्रिसिएशन ऑफ रुपी। ऐसा रिलेशन जो है वो याद करके ध्यान में रख लो, ठीक है। तो इस पर भी सवाल आ सकता है, ठीक है। अब ये सवाल बनाने का कोशिश करो, देखो ये यूपीएससी तो नहीं पूछा है, छत्तीसगढ़ पीसीएस 2013 में पूछा है। ड्यू टू इन्फ्लेशन, ठीक है, पहला प्राइसेज ऑफ गुड्स इंक्रीज, ठीक है, बिल्कुल सही, दैट्स डिफिनीशन है। अगेन पॉज करके पहले आंसर खुद से फाइंड करो, फिर मेरा आंसर देखो, ठीक है। प्राइसेज ऑफ गुड्स इंक्रीज सही है। वैल्यू ऑफ मनी फॉल्स, भाई यही तो डिफिनीशन है, इन्फ्लेशन का मतलब ही वही है कि मनी का परचेजिंग पावर घट रहा है, वैल्यू घट रहा है, तो वह ए और बी दोनों सही है, ठीक है। एक्सचेंज रेट इम्प्रूव्स, अरे भैया अभी अभी तो हम लोग देखे हैं कि अगर इन्फ्लेशन होगा तो इन्फ्लेशन के कारण रुपी जो है वो डिप्रिसिएट करेगा, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ अदर फॉरेन करेंसीज रुपी डिप्रिसिएट करता है, रुपी वीक होगा, ठीक है। तो सी गलत है, ठीक है, सी गलत है, इसलिए ये भी गलत हो गया, आंसर हो गया आपका डी, ठीक है, फंडा आपका हो गया क्लियर, ठीक है। अब ये तो देखिए अभी हम लोग जितना कर रहे हैं ना सबको एक टेबल में लिख लीजिए, ठीक है, कि इसमें ये होगा तो विनर कौन है, ये होगा तो लूज़र कौन है। ऐसे आप जब टेबल बना लेंगे ना तो अभी ये 15-20 मिनट का जो वीडियो है इसको आप मे बी 1 मिनट में रिवाइज कर सकते हैं बाद में। अगर आपको फंडा समझ में आ गया तो बस आप टेबल देखेंगे कि इन्फ्लेशन इंक्रीज होगा तो क्या 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 होगा, बस आपको याद हो गया, तो आप 1 मिनट में आप रिवाइज कर लिए इन्फ्लेशन का सारा इम्पैक्ट, इससे ज़्यादा टाइम आपको लगना नहीं है, ठीक है। तो लास्ट मिनट रिवीजन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टूल है ये सब। चलिए अगला रिलेशन, इन्फ्लेशन एंड इकोनॉमी ग्रोथ एंड एम्प्लॉयमेंट। देखिए इसके बारे में हम लोग क्लास 1 में भी देख चुके हैं, जस्ट फॉर द सेक ऑफ कंप्लीशन यहाँ देख रहे हैं क्योंकि हम लोग यहाँ पर इम्पैक्ट्स ऑफ इन्फ्लेशन देख रहे हैं।
तो हम लोग क्या देखे थे क्लास 1 में, जो लोग नहीं देखे हैं वो क्लास 1 देख लीजिए, इसे हम बता दे रहे हैं, ठीक है, कि अगर मनी सप्लाई इंक्रीज करता है तो इससे दो चीज़ होता है। मनी सप्लाई इंक्रीज करता है तो उसके कारण इन्फ्लेशन होता है। क्यों? क्योंकि मनी सप्लाई इंक्रीज करता है, लोगों के पॉकेट में ज़्यादा पैसा आता है, बाजार जाते हैं तो फिर वो एग्रीगेट डिमांड मार्केट का बढ़ाते हैं, और डिमांड बढ़ेगा जिस चीज़ का भी तो वो तो फूलेगा ना, वो इन्फ्लेशन हो जाएगा, ठीक है। तो मनी सप्लाई इंक्रीज हुआ तो इन्फ्लेशन इंक्रीज होता है। और दूसरा ये भी है भाई, अगर एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज हो रहा है तो इसके कारण इकोनॉमिक ग्रोथ भी होगा, ठीक है, इकोनॉमिक ग्रोथ भी होगा। तो देख रहे हैं, तो ये दोनों एक साथ जाता है, ठीक है। इन्फ्लेशन अगर इंक्रीज होगा तो इकोनॉमिक ग्रोथ भी जनरली इंक्रीज होगा, जनरली, ठीक है। स्टैगफ्लेशन के केस में नहीं होता है ऐसा, बट जनरली इन्फ्लेशन इंक्रीज होता है। नॉर्मल अगर इंक्रीज, ऐसा नहीं कि 20-50% होने लगा, हाइपर इन्फ्लेशन की बात नहीं कर रहे, बट इन जनरल अगर इन्फ्लेशन थोड़ा बहुत इंक्रीज हो रहा है तो वो इंक्रीज इन डिमांड का सिग्नल है, तो उससे इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ता है। और इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ेगा तो क्या होगा? एम्प्लॉयमेंट भी इंक्रीज होगा, ठीक है। इससे क्या होगा? अनएम्प्लॉयमेंट भी रिड्यूस होगा, ठीक है। अच्छा, हम यहाँ पर बता नहीं रहे, लेकिन एक कर्व है, ठीक है, एक कर्व है, आप इसका नाम बताइए कमेंट में कि इस कर्व को क्या कहते हैं। इन्फ्लेशन रेट और अनएम्प्लॉयमेंट रेट, इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट का जो इन्वर्स रिलेशनशिप है उस कर्व को हम कुछ कहते हैं। याद है आप लोग को? बताइए कमेंट में, जल्दी बताइए, ठीक है। तो बस हो गया। तो ये बेसिक फंडा था, कॉजेज ऑफ इन्फ्लेशन खत्म हो गया। रिवाइज कर लीजिए और एक टेबल में इसको लिख लीजिए, टेबल में लिख लेंगे तो आपको 1 मिनट में रिवाइज हो जाएगा। टेबल में आप कैसे लिखेंगे भाई? सीधे ऐसे कर लीजिए, ठीक है, ऐसे करके, और इम्पैक्ट ऑफ इन्फ्लेशन, इम्पैक्ट ऑफ इन्फ्लेशन यहाँ लिखिए, और यहाँ पर पैरामीटर लिखिए, ठीक है, और यहाँ सारा में लिखिए कि कौन क्या होगा, तो लूजर है या विनर है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ पर लिखते हैं कि लेंडर, तो आप लिख दीजिए लेंडर है जो लूजर है। यहाँ लिखते हैं बोरोअर, बोरोअर जो है वो विनर है। ऐसे करके हम लोग जितना डिस्कस किया लिख लीजिए, आपका काम हो गया। 1 मिनट में आपका काम यहाँ पर बन जाएगा, ठीक है। चलिए, बाय बाय, ऑल द बेस्ट। कल का वीडियो देखिएगा, कल के वीडियो में हम लोग बात करेंगे अब डिफरेंट मेजर्स ऑफ इन्फ्लेशन, WPI, CPI, हेडलाइन इन्फ्लेशन, कोर इन्फ्लेशन, वहाँ से काफ़ी सवाल आए हैं, ठीक है। चलिए, बाय बाय, ऑल द बेस्ट। और कमेंट में बताइए कि कैसा लग रहा है आपको, क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, फंडा समझ में आ रहा है कि नहीं, ये सब बताइए, ठीक है। 2 वे कम्युनिकेशन रहेगा तो फिर आपको भी ज़्यादा फायदा होगा। बाय बाय।